हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एंथैल्पी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एंथैल्पी में हमने क्या देखा था कि एक जो ओपन सिस्टम होता है, एंथैल्पी हम कहाँ देखते हैं कि एक जो ओपन सिस्टम होता है उसमें कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो ओपन सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर है उसको हम जो है वो इंटरनल एनर्जी के रूप में नहीं देख करके किस रूप में इवेल्युएट करते हैं, एंथैल्पी के रूप में उसका वैल्यूएशन होता है, या फिर हम हीट कंटेंट के रूप में इवेल्युएट करते हैं, इंटरनल एनर्जी के रूप में नहीं करते। साथ ही हमने लास्ट क्लास में एक इक्वेशन भी देख ली थी कि जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, E प्लस पीवी के बराबर होती है। E यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, P यहाँ पे प्रेशर, V वॉल्यूम और H जो है आपकी एंथैल्पी है। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से कहे तो इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क, इसे पीवी वर्क डन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके सम के बराबर होती है एंथैल्पी, राइट। इसके बाद जो है देखते हैं कि यहाँ पे ये भी क्या होता है, एक तरह से स्टेट फंक्शन होता है। ये भी एक तरह से का क्या है, स्टेट फंक्शन है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ओके, पाथ पर ये निर्भर नहीं करता, सिस्टम की इनिशियल और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, फाइनल और इनिशियल स्टेज पर निर्भर करता है। साथ ही ये एक एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता, H की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं इवेल्युएट की जा सकती है। ओके, जैसे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है एग्जैक्ट इवेल्युएट नहीं की जा सकती, वैसे इसकी भी नहीं की जा सकती। ओके, साथ ही यहाँ पर है कि सिर्फ चेंज इवेल्युएट किया जा सकता, चेंज इंटरनल एंथैल्पी का सिर्फ चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो चेंज जो है वो डेल एच के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। H2 यहाँ पे क्या है, फाइनल स्टेट की एंथैल्पी, H1 क्या है, इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी। ठीक है, अब आगे हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हमें एक फॉर्मूला चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं डेल H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये यहाँ देखो H की वैल्यू क्या है, E प्लस पीवी। तो अगर फाइनल स्टेट के लिए कर रहे हैं तो H की वैल्यू क्या होगी, H2 इज इक्वल टू E2 प्लस P2V2। ठीक है, और अगर इनिशियल स्टेट के लिए आपको एंथैल्पी लिखनी है तो आप किस तरह से लिखेंगे, E1 प्लस P1V1। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। लिखो यहाँ पे E2 प्लस P2V2 माइनस, माइनस है, ठीक है, माइनस E1 प्लस P1V1। क्लियर? ओके, नाउ आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक मिनट, ओके, डेल एच, ई को एक साइड ले आओ, डेल एच E2, ये E2 माइनस ये E1, E2 माइनस E1। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस ये P2V2 माइनस माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस P1V1। लिख लिया? ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप ये डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल E प्लस P2V2 माइनस P1 ये V1। ओके, अब हम कहें कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर ले, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहां पे क्या हो जाता है, P1 बराबर हो जाता है P2 के, और ये सब मतलब कि बराबर होता है P के। ठीक है, मतलब P1 और P2 दोनों बराबर ही है, तो उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, सिर्फ P की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, पर V और V2 और V1 तो अभी भी अलग है, तो इसको देखो आगे इक्वेशन नंबर, अगर मैं इसको नंबर दे दूं 3। ओके, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे हम यहाँ पे, आजा, फ्रॉम
इक्वेशन 3 लिखेंगे डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस P लिख लेंगे। P तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, P2 और P1 दोनों बराबर ही है तो बाहर आ जाएगा कॉमन। ओके, ये आ जाएगा V2 V1। क्लियर है। अब इसको फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी लिख सकते हैं। ये आपकी आ गई एक इक्वेशन, ये आपकी क्या आ गई एक इक्वेशन। और ध्यान रखना ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आप जब आगे पढ़ेंगे इस यूनिट को डिटेल में और तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो याद रखना कहीं पे भी लिखी हुई आए तो आपको पता होनी चाहिए कि आपने कहाँ से डिराइव करी थी। ओके, तो ये है आपकी फाइनल इक्वेशन 4, ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पर, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, at constant pressure enthalpy of the system change in enthalpy, यहाँ पे ऊपर ऐसे एरो करके लिख देते हैं, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम and the mechanical work change in internal energy of the system and the mechanical work is equal to change in enthalpy। ठीक है, ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन 4 कह रही है यहाँ पे कि कांस्टेंट प्रेशर पर, हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, ये इक्वेशन कह रही है कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये जो पी डेल वी है, मैंने भी पहले भी कहा था पीवी वर्क, तो ये जो पी डेल वी जो है जिसे हम मैकेनिकल वर्क कह रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं एंथैल्पी के। क्लियर है इतना? ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं एंथैल्पी के। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है वो ये है कि डेल एच जो है वो बराबर होता है क्यूपी के। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और उस समय कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट होगी वो किसके बराबर होगी, एंथैल्पी के बराबर होगी। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत जगह यूज आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत जगह जो है वो यूजफुल है, और आपको ये छोटी छोटी चीजें ही भुलाएगी और फिर प्रॉब्लम होगी टॉपिक को समझने में। तो अभी से जो है इन छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि डेल एच जो है कांस्टेंट प्रेशर पर किसके बराबर होता है, हीट के ही बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा डेल एच को आप किस तरह से लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए लिखे तो कि डेल एच ऑफ द प्रोडक्ट, डेल एच को किस तरह से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो वो उस तरह की रिएक्शंस क्या होगी, उस तरह की रिएक्शन जो है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर डेल एच एच आर यानी कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो वो एनर्जी, वो जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी।
HP ज्यादा है तो एंडोथर्मिक, यानी कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं थी, उसको एनर्जी लेनी पड़ी और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हुई है यहाँ पर, तो मतलब कि उसने सराउंडिंग से एनर्जी ली है, रिएक्टेंट ने सराउंडिंग से एनर्जी ली है, तो ये एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और रिएक्शन के बाद एनर्जी कम हो गई प्रोडक्ट की, यानी कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी वो कंज्यूम हो गई या उसके सराउंडिंग में चली गई, तो ये इस तरह की जो रिएक्शन है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन होती है, राइट। तो ये है आपका पूरा एंथैल्पी वाला सिस्टम, ओके। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक और बात बताऊँ तो ये जो ऊष्माशोषी रिएक्शन होती है ना, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे कर देते हैं हम, डेल H इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है एक्सोथर्मिक के लिए, और यहाँ पे जो है डेल H इज इक्वल टू नेगेटिव होता है एंडोथर्मिक के लिए। क्लियर है इतना, ठीक है। ओके, नो नो नो, एंडोथर्मिक के लिए ये होता है पॉजिटिव, ये इसको क्लियर कर लेना, और एक्सोथर्मिक के लिए ये होता है नेगेटिव। क्लियर है इतना, राइट। तो यहाँ तक जो है आपकी वो रिएक्शन, यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो एंथैल्पी वाला है वो कंप्लीट होता है, राइट। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ओके। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है, इसके डेफिनेशन को देखेंगे हम, ओके। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ओके, वेयर इज द पेन, ओके, हीट कैपेसिटी ऑफ द नहीं, हीट कैपेसिटी between any two temperature is defined as the quantity of heat. Heat capacity between any two temperature is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of the system from lower to higher temperature is defined as is divided by temperature difference, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी बेसिकली वह क्वांटिटी ऑफ हीट है, हीट कैपेसिटी क्या है, वह क्वांटिटी ऑफ हीट है जो किसी सिस्टम की जो हीट होती है या फिर जो किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है उसको लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू तक रेज करने के लिए यूज में आती है, और उसे जब हम डिवाइड कर देते हैं टेम्परेचर डिफरेंस से तो हमें क्या मिलता है, हीट कैपेसिटी। वापस से देखो, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी बेसिकली वह हीट है जो किन्हीं दो सिस्टम के बीच में या फिर किन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में होती है, जो यूज में ली जाती है किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर, और उस हीट को जब डिवाइड किया जाता है टेम्परेचर डिफरेंस से तो हमें क्या मिलता है, हीट कैपेसिटी मिलता है। तो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी, हीट डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। एंड यहाँ पे हीट क्या है, ये हीट रिक्वायर्ड हीट है जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लोअर से हायर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज में आती है। इसको और ज्यादा जो है प्रिसाइसली अगर आप एक्सप्लेन करें, डेफिनेशन दे, तो कहेंगे कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ नोन अमाउंट ऑफ सिस्टम या फिर नोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। एक ज्ञात मात्रा का सब्सटेंस लिया है आपने, उस ज्ञात मात्रा के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है, जितनी हीट की जरूरत होती है, जितनी हीट रिक्वायर होती है,
वो हीट क्या कहलाती है, आपकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो ये इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है। ये तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया है, ये एक इसकी और दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हीट कैपेसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरी तरह की, कि इफ द मास ऑफ द सिस्टम इज 1 ग्राम, ध्यान रखना, इफ द मास ऑफ द सिस्टम इज 1 ग्राम, द हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम। हीट कैपेसिटी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। अगर मास ऑफ द सिस्टम 1 ग्राम है तो उसकी हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। एंड नेक्स्ट है, इफ द मास ऑफ द सिस्टम is 1 mole, then the heat capacity of the system is termed as molar heat capacity. Then the heat capacity of the system is termed as molar heat capacity. यानी कि अगर सिस्टम का मास कितना हो, सिस्टम का मास 1 मोल हो तो वह आपकी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी क्या कहलाती है, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। और हीट कैपेसिटी को आप किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हीट जो है ऊष्माधार हीट कैपेसिटी जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो इसका क्या लिया जा सकता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे heat capacity of the system changes with temperature, so the differential equation will be C is equal to dq by, इसे इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, dt, C is equal to dq by dt। कहाँ से आया देखो, ये हमारी क्या थी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, ये वाला C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल थी। इसी को हमने क्या लिखा है, इसी का हमने दूसरा फॉर्म लिखा है, ये C इज इक्वल टू पार्शियली डिफरेंशिएट किया है Q को, हीट को, और पार्शियली डिफरेंशिएट किया है T को, और दोनों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि हीट कैपेसिटी में जो हीट होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। इसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो टेम्परेचर के साथ हीट चेंज होती है, तो इसका जो है हीट कैपेसिटी का हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, एक और पॉइंट है यहाँ पर कि हीट कैपेसिटी जो है 2 टाइप की होती है। हीट कैपेसिटी has 2 different magnitude. One at constant pressure, एक क्या होता है constant pressure पे, and one at constant temperature, and one at constant temperature, expressed as Cp and Cv, constant volume, constant volume, one at constant volume, right, expressed as Cp and Cv। 2 तरीके की होती है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे मिलती है, कांस्टेंट प्रेशर पर मान मिले हीट कैपेसिटी का तो वो Cp कहलाएगा, ठीक है,
और एक जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिले तो वो CV कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला हमारा टॉपिक जो है वो यही हम इसे रोकते हैं। आगे ये और डिटेल में हमें पढ़ना है, हीट कैपेसिटी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने सिर्फ बात करी है कि हीट कैपेसिटी होता है, इसकी वैल्यू देखेंगे, इसका फॉर्मूला इक्वेशन क्या होता है इसकी भी देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हीट कैपेसिटी इतना ही। ओके, थैंक यू और पढ़ते रहना।